3 दिनों से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण मिल गया है उसके पक्ष में या विपक्ष में आपने एक भी रिपोर्ट देखी रवीश कुमार की? अजीत अंजुम, अभिषार शर्मा, साक्षी जोशी, विनोद कापरी का कोई ट्वीट देखा? श्याम मीरा सिंह, तमाम सवर्ण पत्रकारों की एक भी प्रतिक्रिया देखी? मैं फिर कह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम होगा तो वो मुसलमानों के साथ खड़े हो सकते हैं, बीजेपी कांग्रेस होगा तो वो कांग्रेस के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन जब बीजेपी कांग्रेस और बसपा होगी तो बसपा के साथ खड़े नहीं होंगे। जब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी होगी तो वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ खड़े नहीं होंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि ये लोग नोटबंदी पर खबर दिखा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया उस पर नहीं बोलेंगे। वो भी अपने समाज के हक अधिकार के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो सोचिए कि जो लिबरल पत्रकार जिसको बहुजन सर आंखों पर बैठाते हैं वो भी आरक्षण के मुद्दे पर, जो कि संवैधानिक अधिकार का मामला है, उसमें वो सवर्णों के साथ होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेज 5 है सवर्ण, वो कैसे आपके साथ होंगे? वो भी अपने समाज के साथ हैं। इस देश का अनपढ़ सवर्ण भी आरक्षण के खिलाफ था कल तक। अब पता नहीं सवर्ण आरक्षण मिल गया है उसके खिलाफ बात करेगा कि नहीं, लेकिन इस देश का पढ़ा लिखा बहुजन भी अपना फैन, अपना पत्रकार अजीत अंजुम, श्याम मीरा सिंह, विनोद कापरी, अभिषार शर्मा और तमाम सवर्णों को मानता है, रवीश कुमार को मानता है। मैं फिर कह रहा हूं, वो बीजेपी के खिलाफ बोल सकते हैं, वो मुसलमानों के पक्ष में बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर। वो बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे जब कांग्रेस बीजेपी होगी, लेकिन वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जब संवैधानिक हक अधिकार की बात आएगी तो वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके समाज का हित उससे कहीं बड़ा है। इस बात को बहुजनों को समझना पड़ेगा। और मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, किसी के सहारे नहीं रहना है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि बहुजन समाज को जो भी मिला है वो बहुजन नेताओं से मिला है, बहुजन पत्रकारों से मिला है। सवर्ण समाज के लोग हिंदू मुस्लिम पर, मुसलमानों के साथ हो सकते, उसका भी एक साइड इफेक्ट है। जितना हिंदू मुस्लिम पर बहस होगी, जितनी हिंदू मुस्लिम की चर्चा होगी, उतना आरएसएस बीजेपी और सवर्णों को फायदा है। जितना एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हक अधिकार की बात होगी, जितना जातिवाद के खिलाफ बात होगी, उतना सवर्णों को और बीजेपी को नुकसान है, आरएसएस को नुकसान है। इसलिए ये लोग महीन खेलते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल मीडिया पर वो तमाम वायरल खबर जो आपके लिए जरूरी है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी भी आप इस मुगालते में मत रहिए कि आपकी लड़ाई कोई और लड़ेगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तो चलिए वो तमाम बड़ी खबरें जो मैं आपको बताता हूं। सोचिए, सूर्य कुमार यादव लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इंग्लैंड में के अखबारों में उनके बारे में इतना लिखा जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन ये देखिए, ये है रोहित शर्मा जो टीम इंडिया के कप्तान हैं। आप बताइए, रोहित शर्मा का क्या ऐसा व्यक्ति जो क्रिकेट में रन न बना सके कप्तान बने रहने लायक है? रोहित शर्मा की कप्तानी खत्म करो, सूर्य कुमार यादव को टीम का कप्तान बनाओ। ये ग्राफिक्स देख लीजिए जो शेयर किया है अशोक जी ने, तमाम अशोक जी ने ये ट्वीट्स के जरिए जो शेयर किया है कि रोहित शर्मा कैसे क्लीन बोल्ड हो रहे हैं, सबसे घटिया प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। बाबर आजम और रोहित शर्मा का फोटो शेयर करके कह रहे हैं कि इन दोनों ने कुछ नहीं किया और सेमीफाइनल में पहुंच गए। रोहित का स्ट्राइक रेट देखिए, रन देखिए, 12, 15, 16 ऐसे। अखबार टीवी को देखिए, केएल राहुल 50 रन बनाते हैं 35 गेंदों पर। सूर्य कुमार यादव 61 रन बनाते हैं 25 गेंदों पर। शॉट्स देखिए, उस खिलाड़ी का 10 साल कैरियर बर्बाद कर दिया गया, अभी भी उसको टेस्ट नहीं खिलाना है। और हम लोग उसके बारे में लिख रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि हम लोग भी जातिवादी हैं। अरे सर, हम रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं कि किसने इसको अवॉइड किया, क्यों नहीं कप्तान बना सकते हैं आप? तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और ये तमाम वो सवाल हैं जो शायद ही आपके लिए कोई उठाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये चंद्रशेखर रावण का पटना की तस्वीरें देखिए,
जन सैलाब उमड़ा था, लेकिन क्या मजाल है कि कोई टीवी अखबार इस खबर को दिखा दे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुजनों को अपनी बात खुद कहनी पड़ेगी, आपके लिए बात कहने वाला कोई नहीं है। लखनऊ में लॉ एंड ऑर्डर देखिए, लखनऊ में बदमाश कितने बेखौफ हैं। आज पारा थाना क्षेत्र में देखने को मिला जब एक जज और उनकी पत्नी को गुंडों ने पीट दिया। यह है, कल एक यादव दरोगा को वाराणसी में गोली मार दिया गया, पिस्टल छीन लिया गया। उनकी पत्नी को गुंडों ने पीटा, लाइसेंसी रिवॉल्वर और राइफल छीन ली, उनकी जमीन पर 10 फीट ऊंची दीवार गिरा दी। जज साहब ने 4 नामजद और 25-30 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो यह है लॉ एंड ऑर्डर का मामला। नौसेना के 8 अधिकारियों को कतर ने बना रखा है बंदी, 2.5 महीने के बाद भी रिहा नहीं करा पाई है सरकार। हमारे जवान कतर में बंदी हैं। प्रधानमंत्री को चुनावी रैली से फुर्सत मिले तब, और इस पर बात करिएगा तो आप देशद्रोही हो जाएगा। मतलब आपके सेना के जवान कतर में बंद हैं और हमारे प्रधानमंत्री चुनावी रैलियां कर रहे हैं। क्या होगा इनका? 2.5 महीने से, जनसत्ता की खबर है। और सोचिए, जहां बेशर्मी की परवरिश की जाती हो वहां शर्म कैसे बचेगी। सोचिए, लगातार इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर, कितना भयानक है ये खबर, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। 8 लाख जिसकी सालाना आय हो, 3 एकड़ जमीन और 100 बार का प्लॉट हो, वो सबन गरीबी रेखा के नीचे है। 8 लाख मतलब समझ रहे, 60,000 रुपए महीने कमाने वाला सबन गरीब है और 6 लाख कमाने वाला ओबीसी अमीर है, क्रीमी लेयर है। शर्म नाम की कोई चीज बची है कि नहीं, जब देश का बहुजन दाने दाने के लिए मोहताज है। इस देश के करोड़ों SC ST OBC को अपना घर नहीं है। और सोचिए, संतोष गुप्ता ने सवाल उठाया है, ये रवीश कुमार और अभिषार शर्मा, विनोद कापरी और अजीत अंजुम को नहीं दिखेगा। इंदिरा साहनी वाले मामले में 9 जजों ने आरक्षण की सीमा 50% रखने का फैसला दिया था। 9 जजों की बेंच थी और कानून के जानकारों से पूछना है कि क्या 5 जजों की बेंच 9 जजों की बेंच का फैसला को पलट सकता है? पलट सकता है अगर उनके समाज के लोगों का हित अगर असुरक्षित हो जाए। और विश्व का सबसे बड़ा स्कैम है भारत में नोटबंदी। अनुमान है भाजपा ने 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा अपने ठिकाने पर छुपा रखे हैं। आखिर सवाल है कि 2000 वाले नोट गए कहां? सवाल है कि 30 लाख करोड़ मार्केट में जो लिक्विड घूम रहा है वो पैसा किसके पास है? ये आभा शुक्ला फैंस का आरोप है कि 16 लाख करोड़ नोट बीजेपी के लोगों के पास है, जिसका इस्तेमाल वो चुनावी रैलियों में करते हैं। ये तो सबको पता है कि नोटबंदी का असर यूपी चुनाव पर हुआ था। तमाम विपक्षी दलों के पैसे जब्त कर लिए गए सिवाय बीजेपी के। लोग कह रहे हैं कि नोटबंदी से न तो अपराध कम हुआ, न ब्लैक मनी आया, न आतंकवाद की कमर टूटी, न वेश्यावृत्ति रुकी, जो रविशंकर प्रसाद ने कहा था। हाँ, एक काम जरूर हुआ कि विपक्षी दलों के पैसे जो है वो वापस चले गए और बीजेपी के पैसे बच गए। ये अखबार का कोलाज देखिए। आतंकवादियों का कोई जाति और धर्म नहीं होता है। जो लोग मुसलमानों को गाली देते हैं, ये सोचिए, उन तमाम आरोपियों के नाम है, इसमें तो कई दोषी भी हैं। माधुरी गुप्ता, सौरभ शुक्ला, पत्रकार चीन को भेजता था खुफिया एजेंट राजीव शर्मा, पाकिस्तान को ब्रह्मोस की जानकारी लीक करने वाला इंजीनियर गिरफ्तार, IS की खुफिया जानकारी भेजने वाला BSF जवान राजीव शर्मा। तो ये तमाम सवर्ण समाज के जो लोग हैं, लेकिन कोई सवर्णों को आतंकवादी नहीं कहेगा, मैं भी नहीं कहूंगा। लेकिन वो कौन लोग हैं जो मुसलमानों को कहते हैं कि जो आतंकवादी है वो सब मुसलमान आतंकी नहीं, लेकिन जो आतंकी है वो मुसलमान है? इस तरह के जुमले फेंके गए हैं। और DMK ने अपना फैसला ले लिया, स्टैंड ले लिया है। वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो आरक्षण मिला है उसके खिलाफ वो रिव्यू पिटीशन डालने जा रहे हैं करुणानिधि स्टालिन। लगता है वो दबने वाले नहीं हैं। और चित्रा त्रिपाठी अब वैज्ञानिक हो गई है। सोचिए, चंद्र ग्रहण था और उसके बाद टीवी पर ये बहस कर रही थी मैडम साधु संतों के साथ। रात में दिल्ली में भूकंप आया है, भूकंप का केंद्र नेपाल में था। सोचिए कि ये कह रही हैं कि चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी चंद्रमा एक दूसरे के नजदीक होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है, पृथ्वी के अंदर तमाम बदलाव होता है। मैडम को कौन बताए कि पूरी दुनिया में चंद्र ग्रहण हुआ होगा? एक ही चांद है, एक ही सूर्य है, एक ही धरती है पृथ्वी पर। अगर ये वैज्ञानिक तरीका है तो सब जगह होता। बाद में कहने की नहीं, जरूरी नहीं कि ऐसा सब जगह हो। मतलब जो तब तो हर सूर्य ग्रहण और हर चंद्र ग्रहण पर भूकंप आना चाहिए। इन लोगों से दूर रहिए, लोग इतने कर्मकांडी हैं ना।
जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। और सेंटर अपॉइंट्स फॉर्मर कर्नाटक चीफ जस्टिस अवस्थी, यही वो जज साहब हैं जिन्होंने बुर्का पर अपना फैसला दिया था। और किस तरह से सोचिए जजों की ये हालत है। लाइव लॉ में कहा है, सोचिए, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। मुझे खबर मिली है कि उत्तराखंड में जो 4 जज नियुक्त हुए, वो चारों के चारों ब्राह्मण समाज से हैं। सोचिए, पटना हाई कोर्ट का कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सरकार जुडिशियरी, अब सबसे ज्यादा आपको बहुजनों को कंट्रोल किया जा रहा है जजों के, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जरिए। एक तो फैसला आप देख ही चुके हैं अभी कैसे आया है, गैंग रेप के खिलाफ जो फैसला आया है। देखिए, ये दिलीप मंडल ने एक सोचिए, एक पादरी वाला एक जज है, वो कह रहा था कि 10 साल के लिए है रिजर्वेशन, 10 साल की कहीं बात ही नहीं है। 15(4) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपलब्ध कराने का निर्मित करेगी। सोचिए, तो इस तरह के जज हैं। और जस्टिस पादरी वाला या तो मूर्ख है या जानबूझकर फेक न्यूज फैला रहे हैं। 10वीं पास हर बच्चा जानता है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए था, उसके बाद उसकी समीक्षा होनी थी। वही शर्तों के साथ नौकरी और शिक्षा में आरक्षण समानता रहे तब तक रहेगा। पादरी वाला जज कैसे बन गया, सोचिए। और जनगणना के आंकड़े जारी करने वाले को सजा हो जाएगी। जनगणना के आंकड़े से अब राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। अगर किसी ने जनगणना के आंकड़े को जनगणना ऑफिस के कंप्यूटर से लेने की कोशिश की तो उसे 10 साल तक की कैद की सजा होगी। इन कंप्यूटर्स को आज केंद्र सरकार ने आईटी एक्ट के तहत प्रोटेक्ट सिस्टम में डाल दिया है। दिलीप मंडल ने यह शेयर किया। उन्होंने कहा है कि यह सरकार ने कानून बना दिया, मतलब जो जाति जनगणना हुई है, जो कि कंप्लीट भी नहीं है, अगर उसको कोई लीक करता है तो उसको 10 साल की सजा होगी। सोचिए बीजेपी जाति जनगणना से डर क्यों रही है। यह सब कोई आपको रवीश कुमार और अजीत अंजुम ये सब खबरें नहीं बताएगा। और वाराणसी प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र, यहां तैनात उप निरीक्षक अजय यादव क्षेत्र में गश्त पर जा रहे थे। मोटरसाइकिल सवारों ने उनको गोली मार दी। नाम है अजय यादव। तो सोचिए कि जाति जनगणना के जो डेटा लीक करेगा उसको 10 साल की सजा होगी। ये भारत सरकार ने आदेश पारित कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा रही होगी? सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच है, 5 के 5 सवर्ण है। 3 जज ऑलरेडी, 2 एससी के और एक ओबीसी के जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको बेंच में लाया जा सकता था। 9 जजों का बेंच का फैसला था कि कैप नहीं हटना चाहिए 50% का। चलो हट गया तो जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी भागीदारी दे दो, जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दो, किसकी कितनी संख्या है ये तो बता दे। सरकार ने यह फैसला किया है कि जो जाति जनगणना के आंकड़े हैं कंप्यूटर में, उसको लीक करने वाले को 10 साल की सजा होगी। भारत सरकार का फैसला है। ये कितना बड़ा अपराध हो गया। मुझे तो लगता है जाति जनगणना बोलने पर भी कानून बना दिया जाए कि बोल ही नहीं सकते हैं। जैसे ईवीएम के खिलाफ बोलने पर आपको सजा हो जाएगी, इस तरह के भी कानून बन सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग सबसे खतरनाक दौर में जा रहे हैं। अब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र सब खतरे में है और सबसे ज्यादा संविधान खतरे में है। और अगर संविधान नहीं खतरे में आ गया तो इस देश की 90% आबादी का हक अधिकार स्वाहा। संविधान से किनको प्रॉब्लम है? इस देश की महिलाओं को सबसे ज्यादा अधिकार है, संविधान की वजह से मिला। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों का अधिकार सुरक्षित है। और कौन लोग संविधान के खिलाफ हैं उनके बारे में पता कीजिए। वो बोलते जरूर है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कि संविधान है, लेकिन उनके मन में इतनी नफरत है संविधान से कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस संविधान की वजह से वो लोग सीएम, पीएम, कलेक्टर, एसपी, डीएम, चपरासी सब कुछ बने हुए हैं, वही लोग इस संविधान की आलोचना भी करते हैं। मुझे लगता है कम से कम बहुजनों को जो भी मिला है वो संविधान की वजह से मिला है। और उनको संविधान बचाने के लिए डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए, करनी चाहिए। नहीं अगर ये मौका भी आप चूक गए तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।